क्लास 8 हिस्ट्री अध्याय 9 महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। आज अधिकतर लड़कियां स्कूल जाती हैं और कई स्कूलों में वह लड़कों के साथ भी पढ़ती है। बड़ी होने पर कॉलेज या विश्वविद्यालय जाती है एवं नौकरियां भी करती है। उनके विवाह की उम्र कानून द्वारा तय है। यह विवाह किसी भी जाति या समुदाय में हो सकता है। विधवाएं दोबारा विवाह कर सकती है, पुरुषों की तरह वोट डाल सकती है और चुनाव लड़ सकती है। इस प्रकार उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। लेकिन 200 साल पहले के समाज को अगर आप देखें तो उस समय लड़कियों का स्कूल और कॉलेज में पढ़ना असाधारण बात थी। कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। पर्दा प्रथा के कारण वे सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी भाग नहीं ले सकती थी। विधवाओं को दोबारा विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। उनका जीवन अकेलापन और कठिनाइयों में बीतता था। हिंदू समाज में विधवाओं को सती होना पड़ता था, अर्थात अपने मरे हुए पति के साथ चिता पर उन्हें जला दिया जाता था। साथ में पुरुषों को सारी सुविधाएं प्राप्त थी और महिलाएं इन सबसे वंचित थी। धर्म और संस्कृति के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीय समाज में लंबे समय से स्त्री पुरुष के बीच एक असमानता की स्थिति बनी रही है। इस पर अंग्रेजों द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया। चूँकि अंग्रेज अपने औपनिवेशिक साम्राज्य का औचित्य सिद्ध करना चाहते थे, अतः उन्होंने भारतीय सभ्यता की कमजोरियों को उजागर किया, उनकी रूढ़िवादी परंपराओं की आलोचना की और यह सिद्ध करना चाहा कि भारतीय असभ्य है और उनकी स्थिति केवल अंग्रेज शासक वर्ग ही सुधार सकता है। कई अन्य देशों की तुलना में भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। महिलाओं में भी शिक्षा और चेतना की कमी रही और इस भेदभाव को वे सही मानकर स्वीकार करती रही। अपनी दयनीय एवं हीन स्थिति को उन्होंने अपना भाग्य माना एवं हर प्रकार के बंधन एवं रूढ़ियों को स्वीकार किया। महिलाओं की स्थिति सुधार लाने के उपाय तब शुरू हुए जब अंग्रेजों द्वारा इन प्रथाओं की आलोचना की गई, जिसमें जेम्स मिल और जैसे विद्वान मुख रहे। चूँकि यह विचार नकारा नहीं जा सकता है, इसलिए कुछ शिक्षित भारतीयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और सुधार के प्रयास प्रारंभ किए। समाज सुधार के इन उपायों के केंद्र महिलाओं की स्थिति में सुधार लाते हुए उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाना था। कुछ अमानवीय परंपराओं को समाप्त करने का एक दृढ़ संकल्प लिया गया, जिसके अग्रणी राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। यद्यपि महिलाओं की स्थिति में सुधार के उपाय प्रारंभ हुए, उसकी सीमा निर्धारित रही एवं उनको मिलने वाले अधिकारों की सीमा भी पुरुष सुधारकों के द्वारा तय की गई। इन बाध्यताओं और इस प्रकार के सीमित उद्देश्य होने के बावजूद महिलाएं लाभान्वित रही। कुछ प्रथाओं का घोर विरोध हुआ। उन संकीर्ण विचारों को दूर करने के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। पढ़े लिखे भारतीयों को यह भी बोध हुआ कि सामाजिक सुधार, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने में महिला उत्थान एवं आवश्यक कदम है, अतः इनके विकास में रुकावटों का अंत जरूरी था। इस क्रम में रूढ़िवादी विचार से उत्पन्न संकीर्ण मानसिकता को दूर करने को प्राथमिकता दी गई। एक नई चेतना जगाने का प्रयास किया गया जो सामाजिक दोष को हटा सके। रूढ़िवादी एवं संकुचित विचारधारा केवल शिक्षा के द्वारा समाप्त की जा सकती थी, अतः महिला शिक्षा पर बल दिया गया ताकि एक उदारवादी एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण समाज में बन सके। इसी संदर्भ में शिशु हत्या, सती प्रथा जैसी अमानवीय पद्धति पर रोक लगाने की बात भी उठाई गई। बहुविवाह, पर्दा प्रथा एवं विधवाओं के पुनर्विवाह पर रोक आदि को बदलने की कोशिश हुई। हमें यह समझना होगा कि समाज सुधार के क्रम में यह प्रयास महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के महत्वपूर्ण प्रयास थे, परंतु नारी उत्थान के प्रश्न पर अभी इनमें जोर नहीं दिया गया था। महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार मिले, ऐसे विचार की कमी हम इस पूरे संदर्भ में पाते हैं। इसलिए इन बदलती परिस्थितियों
में भी महिलाएं एवं अधिकारों से वंचित रही। मुख्यतः पैतृक संपत्ति पर अधिकार की बात लंबे समय तक उठाई ही नहीं गई। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को शामिल करने का उपाय प्रारंभ किए गए, परंतु इनका अभाव उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित रहा। जब 19वीं सदी में समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं के लिए शिक्षा के प्रयास किए हुए तो उनका प्रभाव सीमित रहा। फिर भी उस समय की परिस्थितियों में यह एक सराहनीय प्रयास था। उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षित होते हुए भी रोजगार के प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ी गई, जबकि निम्न वर्ग की महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखकर उन्हें भी आर्थिक भागीदारी से दूर रखा गया। महिलाओं को शिक्षित तो बनाया गया, पर रोजगार से उनकी शिक्षा को हाल के वर्षों तक जोड़ा नहीं गया था। अब इस कमी को समाज से हम दूर होते हुए पा रहे हैं। समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने महिला समानता के प्रश्न को उठाया एवं बहुजन समाज की स्थापना उनके द्वारा हुई। इस दंपति के द्वारा निम्न वर्ग की महिलाओं के अधिकार की बात उठाई गई, लेकिन संपूर्ण समाज सुधार आंदोलन के क्रम में उच्च वर्ग की महिलाओं की समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया गया। सती प्रथा पर विवाद। 19वीं सदी के हिंदू समाज में विधवाओं को भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था, जिसमें सबसे कठोर सती प्रथा थी। इसमें विधवा को उसके पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। दुर्भाग्य से कुछ लोग समझते थे कि इस अमानवीय परंपरा को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी, जबकि वास्तव में यह विधवा स्त्रियों को संपत्ति एवं उत्तराधिकार के अधिकारों से वंचित करने का एक उपाय था। ऐसी बर्बर प्रथाओं को समाप्त करने की पहल इस समय के पश्चिमी विचारकों द्वारा की गई, जिसने भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को भी झकझोर दिया। समाज में ऐसी मानसिकता बनी हुई थी कि एक सती होने वाली महिला को सदाचारी माना जाता था। इस समय बहुविवाह एवं बाल विवाह का भी प्रचलन था, इसलिए सती होने वाली महिला प्रायः कम आयु की वह महिलाएं होती थी जिनका विवाह वृद्ध एवं अधेड़ पुरुषों से होता था। समाज की सती प्रथा विरोध एवं समर्थकों के बीच अंतर्द्वंद जारी था। सती विरोधी महिलाओं को अपना स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका कब दिया, यह कैसे माना जा सकता है कि उनमें समझ नहीं होती। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो तो पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो उसे अक्षम मान सकते हैं, पर अगर महिलाओं को पढ़ने का अवसर ही नहीं मिले तो उन्हें कमतर कैसा कहा जा सकता है। सती प्रथा। सती समर्थक औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जलने की कामना करने लगती है, पर वह धधकती आग से भाग न निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। इस कुप्रथा को समाप्ति की पहल राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई, जो कि कट्टरपंथी वर्ग सती प्रथा का समर्थन कर रहे थे। इसलिए राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया। समाज सुधार के क्षेत्र में यह राजा मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की। ब्रह्म समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा पर बल, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, अंतरजातीय विवाह को समर्थन, बाल विवाह का विरोध इत्यादि। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833। राजा राम मोहन राय आधुनिक युग के प्रणेता थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसके बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। यह संगठन महिलाओं के लिए समानता के अधिकार का पक्षधर था, अतः उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए राजा मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहन दिया। कई भाषाओं के ज्ञाता, संस्कृत, फारसी, यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान होने के कारण विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन कर उन्होंने यह पाया कि सभी धर्म में सद्गुण हैं।
अतः राम मोहन राय अत्यंत उदारवादी विचारधारा के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो तरीका अपनाया उसके बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वह किसी कुप्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण या प्रमाणित करने के लिए प्राप्त करते थे। ऐसी परंपराओं को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता प्राप्त नहीं थी। यद्यपि ब्रह्म समाजों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वह तर्कवाद एवं सामाजिक सुधारों की नई भावनाओं के प्रतिनिधि थे। उन्होंने जाति प्रथा की कठोर व्यवस्था पर भी प्रहार किया, समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास किया, शिक्षा के प्रयास लिए कार्य किया, संपत्ति में भी उत्तराधिकार महिलाओं को मिले ऐसे विचार को प्रस्तुत किया। राजा राम मोहन राय द्वारा सुधार शुरू किए गए और उनके दूसरे समर्थकों में केशव चंद्र सेन द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। इस प्रकार के आंदोलन ने देश में अन्य भागों में सुधार की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। प्रार्थना समाज का गठन पश्चिमी भारत में हुआ, जहां एम.जी. राणा डे ने समाज सुधार का बीड़ा लिया, जो मूलतः महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उपाय में जुटे थे। जब 1882 में पंडित रमाबाई सरस्वती पश्चिम भारत पहुंची तो राणे की सहायता से आर्य महिला समाज का गठन हुआ, जिसका मूल उद्देश्य महिला जागरूकता एवं उनका उत्थान रहा। भारत महिला परिषद का गठन हुआ, जिसके पहले सम्मेलन में लगभग 200 महिलाओं ने हिस्सा लिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं विधवा पुनर्विवाह 1820 से 91। प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया गया, जिसके लिए उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ऐसा करते हुए वास्तव में ऐसे सामाजिक प्रचलन को समाप्त करना चाहते थे जिस पर धर्म की मुहर लगा दी गई है। राजा राम मोहन राय की तरह ईश्वर चंद्र ने भी धर्म के वास्तविक रूप को इन सुधारों का आधार बनाने का प्रयास किया, ताकि ये सामाजिक बदलाव धर्म विरोधी नहीं लगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान करवाने का श्रेय दिया जाता है। अंग्रेजी सरकार ने तत्कालिक गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को उसके सुझाव को मानते हुए वर्ष 1956 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। विधवा पुनर्विवाह को एक वैधानिक मान्यता को तो प्राप्त हुई, पर सामाजिक स्वीकृति के लिए लंबे समय तक कठिन परिस्थिति बनी रही। विधवा विवाह के विरोधियों ने ईश्वर चंद्र का भी बहिष्कार किया। विद्यासागर के प्रयत्नों से सुधार की प्रवृत्ति को एक नया बल दिया, जिसके आधार पर बाद में एज ऑफ कंसेंट सहमति आयु विधेयक लागू हुआ, जिसने भारतीय परंपराओं का कड़ा विरोध किया। केशव चंद्र सेन ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। इस कानून में बहुविवाह का विरोध किया और विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष एवं लड़कों के लिए 18 वर्ष रखी। जब केशव चंद्र सेन अपनी अल्पायु बेटी का विवाह किया तब भारतीय समाज में मौजूद विसंगतियों के सामने आई। ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज ने भी अपने संगठनों के द्वारा स्त्री उत्थान से संबंधित विषयों को पूर्ण समर्थन दिया। रमाबाई, संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जो विधवाओं को स्वावलंबी बना सके। यह शारदा सदन के नाम से जाना गया। रमाबाई के बाद ईसाई धर्म ग्रहण किया एवं विधवा होने के बावजूद पुनर्विवाह किया, जिससे रूढ़िवादी खेमे के लोग असंतुष्ट हुए और उन्हें उस सम्मान से वंचित किया गया जो एक विद्वान को मिलना चाहिए था। पंडित रमाबाई। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की।
आर्य समाज के सामाजिक असमानता को दूर करने के हर संभव प्रयास किए, जिसमें मूल रूप से महिला उत्थान के लिए शिक्षा पर बल दिया गया। आर्य समाजी बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे। वेदों को परम सत्य मानते हुए स्त्रियों के उत्थान तथा जाति प्रथा के बंधन को कमजोर करने में बहुत प्रभावकारी रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902। स्वामी विवेकानंद ने भारत के पिछड़ेपन और अवनति के लिए अपनी गुलामी, अशिक्षा और भविष्य के प्रति निराशा को जिम्मेदार माना। अपने देशवासियों की कमजोरियों के प्रति संकेत करते हुए विवेकानंद ने महिला उत्थान के लिए शिक्षा का माध्यम ही अपनाया। शिक्षा के प्रसार से वह महिलाओं को गरिमा को बनाए रखना चाहते थे, जिससे भारतीय संस्कृति का आदर पश्चिमी जगत में। स्वामी विवेकानंद का चित्र स्थापित हुआ। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए भारत की गुड दार्शनिकता का प्रभाव स्थापित करने में उन्हें सफलता मिली। सैयद अहमद खां। अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भी महिलाओं की स्थिति में सुधार के कई प्रयास हुए एवं संगठन कायम किए गए। मुसलमान समुदाय में जागरण की शुरुआत 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सर सैयद अहमद खां 1817 से 98 ईस्वी के द्वारा हुई। इस्लामी समुदाय में सुधार लाने के दृष्टिकोण से वे शिक्षा के विस्तार में लगे। महिला उत्थान के क्रम में सैयद अहमद के बहुविवाह, पर्दा प्रथा तथा तलाक के परंपरागत नियमों के आधुनिकता के अनुसार संविधान के विचार सुझाए। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा लड़कों को प्राथमिकता मिली। इस कमी को शेख अब्दुल्ला ने पूरा करने का प्रयास किया और महिला शिक्षा पर बल दिया। मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर बताया कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। सैयद अहमद खां। नौरोजी फर्दुनजी। पारसी समुदाय में भी स्त्रियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। पारसी समाज के दादा भाई नौरोजी, जो 1825 से 1917 ईस्वी को नौरोजी फर्दुनजी, जो 1817 से 1885 ईस्वी, दोनों ने मिलकर रास्ता गुफ्तकार नाम की पत्रिका शुरू की। दोनों ने इस शिक्षा के प्रयास के लिए, विशेषकर कन्याओं की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए। नौरोजी परिवार के सहयोग से पारसी समुदाय के अंतर्गत स्त्री जरतोस्ती मंडल का गठन हुआ। 1903 ईस्वी के आने के तक लगभग 50 महिलाओं को इस संगठन के साथ जोड़ा गया। इस संगठन को लगभग 36 वर्षों तक सेरेनमाई एम कुरशेत जी की अध्यक्षता में चलाया गया। नौरोजी फर्दुनजी। डॉक्टर बीसी राय बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री की माता अघोर कामनी देवी के द्वारा लड़कियों के लिए बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना कर यहाँ के रूढ़िवादी तबके के विरोध के बावजूद पटना में कन्याओं के लिए शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए। इन्हें भी जाने। शेख अब्दुल्ला और उनकी पत्नी बेगम वाहिद जहां के द्वारा अलीगढ़ कन्या विश्वविद्यालय खोला गया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय में परिवर्तित हुआ। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। यह विद्यालय फरवरी 1867 में केवल 6 छात्राओं से प्रारंभ हुआ। आज बिहार की राजधानी में इस शिक्षण संस्था में की अपनी पहचान है। इन्होंने शिल्प कला को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी की। इसके अलावा अन्य कन्या पाठशाला भी खोली गई, जिसमें रविंद्र बालिका विद्यालय 1931 की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की बेटी ने की। माधुरी लता देवी ने 1903 में मुजफ्फरपुर में चैपमैन गर्ल्स स्कूल की स्थापना की।
ये सभी विद्यालय आज भी कन्या शिक्षा के विस्तार में अपना योगदान दे रहे हैं। निम्न जाति की कन्याओं के लिए भी बिहार में 1910 से 1945 के बीच पटना, मुंगेर, जमालपुर, गया इत्यादि शहरों में स्कूल खोले गए। बिहार में नारी शिक्षा के क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी और कबीर पंथ की भी सराहनीय भूमिका रही। रामकृष्ण मिशन की शाखाएं 1922 ईस्वी में पटना एवं देवघर में स्थापित हुई। 1882 ईस्वी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भागलपुर, गया, आरा, पटना में प्रार्थना सभा और शिक्षण संस्थाएं खोली जो आज जीर्ण अवस्था में हैं। बाल विवाह एवं विवाह की उम्र। केशव चंद्र सेन। वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं हो सकता था। बाद में यह उम्र बढ़ाकर 21 साल व 18 साल कर दी गई। इन्हें भी जाने। केशव चंद्र सेन के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल 1871 का ड्राफ्ट पटना में तैयार हुआ था। शिशु हत्या का प्रचलन विशेषकर भारत में उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र में था। इस अमानवीय परंपरा को 1870 में अवैध घोषित किया गया। 1870 के एक विशेष अधिनियम के द्वारा इस अपराध को प्रभावशाली ढंग से समाप्त किया गया। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी अपनी स्थिति में सुधार के लिए आगे बढ़ी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। ऐसे अन्य कई राष्ट्रीय महिला संगठन स्थापित हुए जिसमें राष्ट्रीय महिला परिषद, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन जैसे महिला मोर्चों को तैयार किया गया जो महिलाओं के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य भी कर रही थी। 1861 के अधिनियम ने दहेज को अवैध घोषित किया। यह प्रथा आज भी प्रचलित है जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करता है। समाज सुधार आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की पहल की। उसके द्वारा विशेषकर सती प्रथा, कन्या शिशु हत्या, बहु विवाह, बाल विवाह जैसे सामाजिक कुप्रथाओं को दूर करने के लिए शिक्षा का माध्यम को अपनाया गया। उनके अनुसार केवल शिक्षा ही एक ऐसी असमानता, रूढ़ि और दकियानुसी विचारों को दूर कर सकती थी जिससे महिलाओं को समाज में अपनी भागीदारी देने से वंचित रखा था। महिलाओं से जुड़े ऐसे गंभीर व संवेदनशील विषय को 19वीं सदी में स्वीकार किया गया। इस प्रयास को छोटा नहीं माना जा सकता है। 20वीं सदी की शुरुआत से वह महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाने लगी थी। ऐसी संस्थाएं आज बहुत सक्रिय और ऐसे बहुत सी सुधार योजनाएं राज्य के द्वारा संपोषित भी है। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। महात्मा गांधी ने पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर बल दिया एवं उनमें नया आत्मविश्वास जगाया। जवाहरलाल नेहरू ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। बिहार में बालिका साइकिल योजना ने भी कन्याओं के शिक्षा दर को आगे बढ़ाया। पंचायती व्यवस्था में बिहार में 50% आरक्षण की पहल महिला सशक्तिकरण की ओर उठाया गया एक ठोस कदम माना जाता है। अनेक समाज सुधारकों ने महिलाओं के प्रति अपनाई गई असंवेदनशील परंपराओं को नकारा। उनके द्वारा महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखी गई। विधवाओं को समाज में समानता और जीने के पूर्ण अधिकार के लिए इन्होंने प्रयास किया। सती प्रथा के अमानवीय स्वरूप का घोर विरोध किया गया। बहु विवाह, बाल विवाह जैसे अप्रासंगिक प्रचलन को भी समाप्त करने के उपाय किए गए। पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को भी समाप्त करने का आह्वान महिलाओं ने किया जो इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पर्दा प्रथा के द्वारा महिलाओं पर सामाजिक प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसी परंपरा को तोड़ने का आह्वान महिलाओं द्वारा किया गया जो इस काल की एक बड़ी उपलब्धि है। चूँकि महिलाओं को पहली बार समाज के मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर मिला एवं महिलाओं के
प्रश्न पर मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाया गया। हालांकि महिलाओं की स्थिति में सुधार के उपायों में कुछ कमी पाई गई, जिससे यह प्रयास उच्च वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित रहा। 20वीं सदी के आने तक जागरूकता की लहर महिला समाज तक पहुंच चुकी थी, जिन्होंने स्वयं अपने अधिकारों एवं संघर्षों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। चूँकि पुरुषों के द्वारा केवल उनकी स्थिति में सुधार के उपाय किए गए, ये उपाय भी सीमित एवं अपर्याप्त पाए गए। चूँकि नियंत्रण और सीमित उद्देश्य का आधारित ये आंदोलन समय के साथ कमने लगा। महिलाओं ने अब स्वयं अपने उत्थान के साथ समानता के अधिकार प्राप्ति के लिए अपने संघर्ष को आज भी बनाए रखा है। वर्तमान समय में भी महिलाएं अपने उत्थान तथा समानता के अधिकार के प्रति काफ़ी सजग है। उनकी जागरूकता ने सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराया है।